Hello dear students, welcome again. Today we are going to discuss about functional structure of organizing. Let's start. What are the learning objectives? After studying this topic, you will be able to understand the meaning of functional structure, and another objective is you are able to write the advantages and disadvantages of फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इज एन structure of an organization is deliberately and planned. डियर स्टूडेंट, डेलिबरेटली और प्लान होता है. जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप नहीं बनता, ये हम लोग डेलिबरेट में इंटेंशनली हम सोच समझ कर प्लान कर कर हम अपना स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं. इट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. डियर स्टूडेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये 1 मार्क्स के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर. इट मीन्स कोई भी सुपीरियर अपने अंडर कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है. दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. 1 मार्क्स के लिए भी याद रखना है. तो देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसे ये डिफर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर डिफर होता है. जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसा होगा. पहले होंगे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये हमारे टॉप लेवल के लोग होते हैं. फिर उसके अंडर होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर. फिर देख लीजिए इनके अंडर भी है जनरल मैनेजर्स, जैसे प्रोडक्शन जनरल मैनेजर, सेल्स जनरल मैनेजर, फाइनेंस का है पर्सनल जनरल मैनेजर. अब इनके अंडर क्या क्या आ रहा है देखो, प्रोजेक्ट ए, कस्टमर रिकॉर्ड्स. इस तरह का स्ट्रक्चर लोगों का डिफर हो सकता है. ठीक है, तो आप आगे करते हैं. आज टाइप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के. टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आएगा बच्चों आपके 2 तरह के होंगे. एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, अनदर वन इज डिविजनल स्ट्रक्चर. तो द type of structure adopted by an organization depend on nature and type of activities performed by an organization. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का काम कर रही है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, उसके आधार पे हम स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ये मैंने बता दिया, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर. आज का टॉपिक ही है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार सुन लीजिए. फंक्शनल स्ट्रक्चर मीन्स जब कोई हम स्ट्रक्चर फंक्शन के आधार पे बनाते हैं तो उसको फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं. और मेनली फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनी प्रोडक्ट के लिए हम लेते हैं. यूनी मीन्स एक प्रोडक्ट जब हम बना रहे हैं तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं. केस स्टडी में आता है ऐसे ही, मिस्टर राम श्याम एक बिजनेस करता है, वो एक प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उसे कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए. अब हमें पता लग गया है अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं. तो एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट फंक्शन होंगे, उनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट में रख देते हैं. देख लिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर refers to grouping of job of similar nature. grouping of job of similar nature, एक तरह के काम को हम ग्रुप कर देंगे अंडर वन डिपार्टमेंट. जैसे हमने कहा हमारी जो कंपनी है शर्ट बनाती है, तो शर्ट बनाना एक प्रोडक्ट है. शर्ट मीन्स एक कलर साइज ये अलग हो सकता है, लेकिन वो एक में यूनी में ही आएगा. ऐसा नहीं हम शर्ट भी बना रहे हैं, साइकिल भी बना रहे हैं, शू भी बना रहे हैं. ऐसा नहीं, हमारा काम सिर्फ एक ही चीज़ बनाना है, शर्ट बनाना. तो अब इस शर्ट को बनाने में भी हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, लार्ज हमारा ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड है या हो सकता है. तो इसमें देखिए शर्ट बनाने के लिए हमें पहले रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा. तो परचेज करने वाले अलग परचेज डिपार्टमेंट बना सकते हैं. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको मार्केटिंग करने वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसको सेल करने वाले सेल डिपार्टमेंट, अकाउंट संभालने वाले अकाउंट डिपार्टमेंट. इस तरह से हम एक ही प्रोडक्ट के काम के आधार पर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए. आई होप ये समझ आ गया होगा. अब देख लीजिए, ईच डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू अ कोऑर्डिनेटिंग हेड. हर डिपार्टमेंट को क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग हेड के साथ एक रिपोर्ट
रिपोर्ट करनी होती है उसे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्स डिफरेंट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा देखिए, जॉब रिलेटेड टू परचेज डिपार्टमेंट में, जॉब रिलेटेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सेल तो सेल डिपार्टमेंट। तो ये सारा काम क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने फंक्शन के आधार पे उनको डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो कौन सा सुटेबल, किस तरह के बिजनेस के लिए ये सुटेबल है? तो बच्चों ये सुटेबल होता है मेनली सॉरी देखिए, ये सुटेबल होता है व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब हमारा बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है, वह बहुत हमारा बिजनेस फैला हुआ है, एक ही चीज़ बना रहे हैं, तो वो उस तरह के बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कैरी डाइवर्सिटी इन एक्टिविटीज़, लेकिन डाइवर्सिटी उसी प्रोडक्ट में हम अलग अलग चाहते हैं, अलग तरह की डाइवर्सिटी कर रहे हैं, हम बना रहे एक ही चीज़, शर्ट ही बना रहे, लेकिन उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। व्हेन द टास्क रिक्वायर्ड अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, या हमें क्या चाहिए, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। इस फंक्शन की में ये बार बार आता है स्पेशलाइजेशन। तो जब एक ही तरह का काम कोई करेगा तो वो अपने आप स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो इसलिए ये तीन तरह के हम कंडीशन देखेंगे। अगर लार्ज साइज है फंक्शनल, अगर हम लोग हैज़ टू कैरी आउट डाइवर्सिफाई द एक्टिविटी को हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तब भी फंक्शनल स्ट्रक्चर उनके लिए भी ठीक है। अगर स्पेशलिटी हमें चाहिए तब भी फंक्शनल। अब एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या क्या है देख लीजिए। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, effective control and coordination, reduced cost, easy to train employee, proper attention, increase profit। Dear students, अब हम देख लेते हैं तो एक एक करके फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब कि फंक्शन के आधार पे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय है वो स्पेशलिस्ट बनेगा, ठीक है। It promotes specialization since each department has to perform a specific function। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करना है। An employee performs similar tasks within a department, it improve its efficiency। ठीक है, इससे क्या है, वो सिमिलर टास्क करते जाएगा तो उससे क्या है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। It promotes control and coordination within a department due to similarity of tasks performed। देखिए एक डिपार्टमेंट में एक जैसा काम कर रहे हैं, अभी मैंने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन का ही काम कर रही है, तो यहाँ पे इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि सेम काम कर रहे हैं तो हमें पता है कहाँ पे गलती हो सकती है और उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन समन्वय भी अच्छा रहता है। नेक्स्ट है इसमें रिड्यूस्ड कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कम होगी, देखो बच्चों जब एक जैसा काम करेंगे, शुरू में करेंगे हम ज़्यादा वेस्ट करेंगे, उतने सफाई से नहीं करेंगे, लेकिन जब हम बार बार उसी काम को करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें प्रॉपरली कितनी मात्रा में लेना है कोई भी चीज़ है, तो हमारी जो हम वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम होगा। देखिए, द डिवीजन ऑफ वर्क into similar task prevents duplication of work, reduced confusion and wastage of resources। देख लीजिए यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा, एक काम को बार बार नहीं किया जाएगा। दिस हेल्प बिजनेस टू अचीव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड दस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस हेल्प करती है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब जब भी हम स्केल ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो कॉस्ट हमारी कम होगी क्योंकि हम लोग वेस्ट इसमें कम करेंगे। इजी टू ट्रेन एम्प्लॉय को ट्रेन करना भी आसान है। द एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सिमिलर टास्क। हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, वो लोग क्या करेंगे, सिमिलर टास्क बार बार करते जाएंगे, विच में रिक्वायर स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्किल टू डेवलप। जिससे क्या उनको स्पेसिफिक जो काम दिया है, मान लो प्रोडक्शन है, ये मशीन चलानी है आपको, तो बार बार वही काम दिया जा रहा है, तो वो लिमिटेड स्किल है, ज़्यादा कुछ अलग अलग वर्सेटाइल उनको काम नहीं करवाना है, इसलिए उनको ट्रेन करना भी आसान है। दिस मेक्स ट्रेनिंग
प्रोसेस इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव, इसलिए उनको ट्रेनिंग देना भी आसान है। प्रॉपर अटेंशन, ठीक है। अब द इंडिविजुअल हैव टू परफॉर्म सिमिलर and smaller tasks enable them to focus better on the activities they are responsible for। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर अटेंशन, क्योंकि सिमिलर टास्क किया जा रहा है, तो यहाँ पे जब एक जैसा काम कर रहे हैं तो फोकस बेटर ऑन द एक्टिविटीज दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनका जो काम दिया गया है उस पर वो ज़्यादा फोकस करेंगे, उस एक्टिविटी को ज़्यादा अटेंशन देकर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज प्रॉफिट, द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी रिलेट्स इन हाई प्रॉफिट फॉर एंटरप्राइज। देख लीजिए, जब हमारा मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, इससे हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हमारा कम हो जाएगा। इट मीन ऑपरेटिंग कॉस्ट कब कम होता है, जब हम खर्चे कम करते हैं या फिर हम वेस्टेज कम करते हैं, तो रिड्यूस कर दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो जब हम खर्चे कम करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा हो गई तो इट मीन्स प्रॉफिट एंटरप्राइज को ज़्यादा होगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। डिफ़िकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबिलिटी, conflict of interest, difficulty in coordination, inflexibility, departmental interest supersedes organizational interest। चलो एक एक करके करते हैं। डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी, डियर स्टूडेंट, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिसको हमने काम सौंपा है वही हमें आंसरेबल होगा, कि हाँ वो काम अगर मान लो कंप्लीट नहीं हुआ तो आंसर हम उसी से मांगेंगे, जवाब उसी से मांगेंगे जिसको हमने काम सौंपा था। इट मीन्स अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल। It becomes difficult to hold a particular department accountable if the organizational goal is not achieved। देख लीजिए, अब यहाँ पे हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, तो पहला आया, इट बिकम डिफिकल्ट टू होल्ड ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अकाउंटेबल इफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉट अचीव। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हुआ तो हम लोग ना किसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, यही प्रॉब्लम है कि कौन अकाउंटेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए कंपनी हैज़ नॉट अचीव द सेल टारगेट, अगर सेल टारगेट अचीव नहीं हुआ देन इट इज़ नॉट सर्टेन वेदर द फेलियर इज ड्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। मान लिया हमने एक टारगेट रखा था, सेल टारगेट लगा था कि हम एक साल में 1 लाख कार या जो भी है उन्होंने सेल करना, ये टारगेट है। अब एंड में वो अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, कौन अकाउंटेबल होगा, प्रोडक्शन वाला होगा, सेल्स वाला होगा, मार्केटिंग वाला। तो यहाँ पे अकाउंटेबल करना किसी को मुश्किल है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो कन्फ्लिक्ट मीन मतभेद, ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पे। इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 or more departments if their interests are not compatible। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अगर इंटरेस्ट मेल नहीं खाता है तो यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं। इंटर डिपार्टमेंट कन्फ्लिक्ट ऑल्सो अराइज व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड। जब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं, यहाँ पे कोई क्लियरली अलग अलग नहीं की है, आंसरेबल नहीं है कोई भी इसमें, तो यहाँ पे आपस में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कैसे, काम के आधार पे, ठीक है, प्रोडक्शन वाला, फाइनेंस वाला और मार्केटिंग वाला, ये अलग अलग काम के हिसाब से हम डिपार्टमेंट बना ली, उनके आपस में भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इंटर होता है बिटवीन, कई बार इंट्रा भी होता है, इंट्रा मीन विद इन, ठीक है। इंटर का मतलब बिटवीन डिपार्टमेंट्स, कई बार इंट्रा भी होता है। इंट्रा मीन्स विद इन, मीन डिपार्टमेंट के अंदर ही, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर लोगों में भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ सेल डिपार्टमेंट इंसिस्ट ऑफ ऑन ए कंज्यूमर
फ्रेंडली डिज़ाइन, ठीक है। सेल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि कंज्यूमर फ्रेंडली डिज़ाइन बनाया जाए विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके लिए एक्सेप्ट नहीं है। इन दस such this agreement is harmful for organization as a whole। इस तरह से ये क्या है, आपस में दोनों डिपार्टमेंट के कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, तो ये इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मीन समन्वय, आपस में तालमेल बिठाना। इट मे कॉज प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ टू एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। देख लीजिए, एक ही प्रोडक्ट बनाने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या फिर तीसरे डिपार्टमेंट में पहुंचने में एक टाइम लग सकता है। वहाँ पे कुछ मैसेज ऐड उसमें हो सकते हैं या फिर फिल्टर भी हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। देयर मे बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम डिपार्टमेंट ऑल्सो, ठीक है। देख लीजिए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे की ज़रूरत है सामान बनाने के लिए, या परचेज डिपार्टमेंट को पैसे की ज़रूरत है, वो रॉ मटेरियल लाना चाहता है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट उसे हेल्प नहीं करेगा कि वो पैसा नहीं देगा, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट नेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कई बार विद इन भी बोल रहा है, देख लीजिए, विद इन द सेम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मेंबर्स भी आपस में कोऑर्डिनेशन इसमें नहीं होगा, तो भी ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन रिजिड, रिजिड मीन विच इज़ नॉट इजीली चेंजेबल, जो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। द एम्प्लॉय इन एन डिपार्टमेंट आर यूज टू परफॉर्म सिमिलर टास्क यूजिंग सिमिलर स्किल, सिमिलर टेक्निक्स एंड नॉलेज। यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारे पास एम्प्लॉय है वो एक जैसा ही काम कर रहे हैं, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल कौन होगा, जो बहुत सारे वर्सेटाइल काम करेगा वो फ्लेक्सिबल होगा। यहाँ पे बेचारे वर्कर को क्या है, तुम्हें प्रोडक्शन करना है तो वो प्रोडक्शन ही कर रहा है, उसको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। दे डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव एंड आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यूअर मेथड, या कोई नया आइडिया या कोई नया तरीका वो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। दे लैक फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। तो इनमें क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, इनमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी के कोई चांस नहीं है। मीन्स एक जैसा ही काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, कुछ नया कुछ सीखने को नहीं है, तो प्रमोशन होने के भी उनके चांसेस नहीं है। डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट सुपरसीड ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। कई बार क्या है, कोई एक डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सुपरसीड, उसको दबा देता है, उससे सुपीरियर बन जाता है। डिपार्टमेंट in an enterprise may have more important to their respective objective instead of organizational objective, leading to the functional empire। ठीक है, कई बार ये वर्ड भी आ जाता है फंक्शनल एम्पायर जो लिखा है। तो फंक्शनल एम्पायर का मतलब होता है बच्चों कि फंक्शन के आधार पे वो अपने आप को एम्पायर मीन साम्राज्य बोलते हैं ना, जैसे, तो साम्राज्य समझने लगता कि मेरे मेरे बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो अपने आप को सोचेगा कि नहीं, मैं तो प्रोडक्शन करता हूँ, मेरे प्रोडक्शन के बगैर तो इनका ना सेल होगा ना मार्केटिंग होगी। तो यहाँ पे इस तरह की अगर फीलिंग आती है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट होता है वहाँ पे दब जाता है। जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगता है। डिपार्टमेंट में परस्यू देयर इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यही है कि वो अपने इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से सुपीरियर मानते हैं। तो होमवर्क कर लेना भाई। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट भी कीजिए।